नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सभी ने थंबनेल के अंदर देखा होगा, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, ऐसी एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा जिससे हर पैरालिसिस पेशेंट को बहुत ही मदद मिलेगी। बहुत से पेशेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे बोल रहे थे कि सर मैं आपके सेंटर पर आना चाहता हूं, लेकिन किसी कारणवश मैं आपके सेंटर पर नहीं आ पा रहा हूं, तो क्या मैं कभी आपसे ट्रीटमेंट नहीं ले पाऊंगा, या फिर आप हमें ऐसी एक्सरसाइज बता दीजिए जिससे हम अपने घर पर रहकर कुछ एक्सरसाइज कर कर अपनी कंडीशन को बेहतर करा लें। हमने बहुत जगह पर फिजियोथेरेपी कराई है, हमने बहुत सी एक्सरसाइज कराई है, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। लेकिन आपने जो वीडियोस बनाई हैं उसको जब हम अपने घर पर करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलता है। आखिर सर ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों आपकी एक्सरसाइज से हमें रिजल्ट मिलता है? तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस की कंडीशन से सरवाइव कर रहे हैं और बहुत ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, आप एक्सरसाइज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ उसके अंदर एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, तब जाकर ही आप उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे। पता चले आपको मूवमेंट के बारे में ही नहीं पता तो आपको किस तरीके से रिकवरी मिलेगी आप भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे पेशेंट की डेली एक्टिविटीज होती हैं या फिर दिनचर्या के काम होते हैं, ठीक है। मैं शुरुआत करूंगा आपको फिंगर्स से, फिंगर्स के बाद रिस्ट से, रिस्ट के बाद एल्बो से और एल्बो के बाद शोल्डर से, ठीक। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिंगर से। फिंगर्स के अंदर बेसिकली 3 मूवमेंट्स होते हैं। पहला, जैसे कि आप हाथ को देख पा रहे हैं, हाथ का मुड़ना या फिर फिंगर्स का मुड़ना, इस मूवमेंट को बोला जाता है फिंगर्स का फ्लेक्शन। ये हो गया हमारा पहला मूवमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा फिंगर्स का एक्सटेंशन, मतलब फिंगर्स का खुलना, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, फिंगर्स का खुलना मतलब जैसे मुट्ठी बंद है इसको खुलना, इसको बोला जाता है फिंगर्स का एक्सटेंशन। नेक्स्ट मूवमेंट आता है हमारा, जैसा कि आप हाथ को देख रहे हैं, जैसे मेरे हाथ की उंगलियों में गैप है, इसको बोला जाता है एबडक्शन या फिर इसको बोला जाता है एडक्शन। जैसे देखिए, मान के चलिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ यदि आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो। यदि मेरी हाथ की उंगलियां पूरी तरीके से जुड़ी हुई है तो इसको बोला जाता है फिंगर्स का एडक्शन, और जब ये हाथ की उंगलियां दूर होती है तो इसको बोला जाता है एबडक्शन। ये हो गया हमारा नेक्स्ट मूवमेंट फिंगर्स का, ठीक है। अब आते हैं हम रिस्ट की ओर। तो रिस्ट के अंदर यदि मैं इस तरीके से लूं तो रिस्ट का मुड़ना, इसको बोला जाता है फिंगर्स, ये रिस्ट का फ्लेक्शन, और इसको यदि मैं खोलूं तो इसको बोला जाता है रिस्ट का एक्सटेंशन, ठीक है। क्या हुआ, रिस्ट का फ्लेक्शन मतलब रिस्ट का मुड़ना और रिस्ट का खुलना मतलब रिस्ट का एक्सटेंशन। ये हो गया हमारा रिस्ट का मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट जो हमारा रिस्ट में होता है वो होता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन मतलब उसको गोल घुमाना। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से घुमाना। अब इसके अंदर भी 2 मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज जो कि घड़ी की दिशा में होता है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज जो कि घड़ी के उल्टी दिशा में मूवमेंट होता है। इसको बोला जाता है रिस्ट का सरकमडक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है जो हर पैरालिसिस पेशेंट को बहुत ही ज्यादा दिक्कत करता है, वो होता है रिस्ट का सुपिनेशन और प्रोनेशन। कई लोग बोलते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं या हम कोई एक्टिविटीज करते हैं तो हम अपने हाथ को कुछ इस तरीके से खोल क्यों नहीं पाते हैं। तो वो मूवमेंट होता है हमारा रिस्ट का सुपिनेशन और प्रोनेशन, जिसके कारण उनको इस मूवमेंट में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से उसको खोलेंगे और किस तरीके से उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा रिस्ट का सुपिनेशन और ये हो गया हमारा रिस्ट का प्रोनेशन।
सुपिनेशन में हमारी हाथ की जो हथेलियां हैं वो ऊपर की ओर जाएंगी और प्रोनेशन के अंदर हमारी हाथ की जो उंगलियां हैं, जो पाम एरिया है, वो नीचे की ओर जाएगा। इसको बोला जाता है सुपिनेशन और प्रोनेशन। अब नेक्स्ट ज्वाइंट की ओर आते हैं जो कि हमारा होता है एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट के अंदर आपका फ्लेक्शन या फिर हाथ का मुड़ना, और नेक्स्ट आता हमारा एल्बो का एक्सटेंशन या फिर हाथ का कोहनी का खुलना। इसको बोला जाता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जो कि बहुत ही दिक्कत करता है पैरालिसिस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने शोल्डर ज्वाइंट की ओर। शोल्डर ज्वाइंट के अंदर हमारे कौन कौन सा मूवमेंट होता है? हम यदि हाथ को ऊपर की ओर उठाते हैं तो ये होता है हमारा शोल्डर का फ्लेक्शन, और हम हाथ को नीचे की ओर पीछे की ओर लेके जाते हैं तो इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट मूवमेंट, ये होता है हमारा शोल्डर का एबडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन मतलब हमारा यदि शोल्डर, ये जो हाथ है, यदि हाथ हमारी बॉडी की ओर है तो इसको बोला जाता है एडक्शन। ठीक है, आगे बताता हूं मैं आपको। यदि हम अपने हाथ को बॉडी से दूर लेके जाते हैं तो इसको बोला जाता है अबडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, हमारी बॉडी से हमने हाथ को ऊपर की ओर लेके गए, इसको बोला जाता है अबडक्शन। ठीक है, इसकी रेंज ज्यादा होती है, तो मान के चलिए यदि मैं यहाँ से शुरू करूं तो एबडक्शन की रेंज कितनी होगी, 180 डिग्री, जो कि हाथ को पूरा ऊपर की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, अब मैं उसको नीचे की ओर लेके जाऊंगा तो इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, इसको बोला जाता है, सॉरी, एडक्शन बोला जाता है, इसको बोला जाता है एडक्शन। ठीक है, कौन सा हुआ, ये हो गया हमारा एबडक्शन और ये हो गया हमारा एडक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है शोल्डर का सरकमडक्शन। सरकमडक्शन के अंदर क्या होता है, यदि हम हाथ को इस तरीके से लेके जाएं और हाथ को इस तरीके से घुमाएं तो इसको बोला जाता है सरकमडक्शन ऑफ शोल्डर, मतलब शोल्डर का सरकमडक्शन। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। यदि आप घड़ी की दिशा में इसको रोटेट करेंगे तो उसको बोला जाता है क्लॉकवाइज सरकमडक्शन शोल्डर, और इसका अपोजिट साइड में लेके जाएंगे तो शोल्डर सरकमडक्शन अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया हमारा शोल्डर का मूवमेंट। तो बात करते हैं कि ये इतने सारे मूवमेंट्स आपको हाथ के मैंने क्यों बताए। देखिए, जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सारे मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी गाइडेंस के लिए, आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप YouTube पर वीडियो देखकर एक्सरसाइज तो करने लगते हैं, लेकिन गलत एक्सरसाइज के कारण आपको रिकवरी नहीं आती। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हमें 5 साल हो गया, हमें 10 साल हो गया, लेकिन हम कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम आपकी एक्सरसाइज करते हैं या आपकी वीडियो देखकर एक्सरसाइज करते हैं तो ही हमें रिजल्ट क्यों आता है, और जो हमारे फिजियो कराते हैं तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं आता। कराने को वो भी उसी जैसी एक्सरसाइज कराते हैं और आप भी उसी जैसी एक्सरसाइज कराते हैं। आपकी एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड होती है, क्या इसी कारण से आपकी एक्सरसाइज में हमें रिजल्ट मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम उन मसल्स पर काम करते हैं, उन नर्व पे काम करते हैं, उस जॉइंट पे काम करते हैं जो कि अफेक्टेड होता है, मतलब जो कि इंजर्ड होता है ब्रेन स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस होने के बाद। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी मसल्स होती हैं, बहुत से जॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग एंगल पर आकर काम करते हैं। बहुत सी ऐसी नर्व होती हैं जो एक्टिवेट नहीं होती और बहुत सी ऐसी नर्व होती है जो एक्टिवेट होती है। हम उसको अच्छे से असेसमेंट करने के बाद ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सेट करते हैं, जिसके कारण हमारे पेशेंट को कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए, हमारे पास बहुत से पेशेंट आए, 10 साल 15 साल 20 साल पुराने पैरालिसिस की पेशेंट भी आए हैं जो कि बेड पर लेटे रहते थे, चल भी नहीं पाते थे, लेकिन उनको 2 महीने 3 महीने की एक्सरसाइज के बाद उनको इतनी रिकवरी हो जाती है कि वो पेशेंट चलने भी लगता है और अपने थोड़ा बहुत जो डेली एक्टिविटीज के काम है वो भी धीरे धीरे करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हर एक जॉइंट, हर एक मसल, हर एक नर्व को अच्छे से असेसमेंट के बाद ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सेट करते हैं, जिससे हमारे पेशेंट को रिकवरी मिलती है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, आपने देखा होगा यदि आपको बहुत लंबे टाइम से पैरालिसिस है तो आप कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे आ चुके होंगे, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब हम एक ही पोजीशन को बहुत ही लंबे टाइम तक मेंटेन करते हैं या फिर एक ही पोजीशन में बहुत ही लंबे टाइम तक रहते हैं
तो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स टाइट हो जाती है, जॉइंट फ्यूज हो जाते हैं और नर्व इनएक्टिवेट हो जाती है। जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक आता है या स्ट्रोक होता है तो उसकी फ्लेक्सार्स एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो फ्लेक्सार्स मसल है जो हाथ को मोड़ने का काम करती है, चाहे वो रिस्ट हो, चाहे वो फिंगर्स हो, चाहे वो एल्बो हो, चाहे वो शोल्डर हो, वो सारी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण वो कुछ दिनों के अंदर ही इस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सारी चीजें बताई, तो आप इसके अंदर देखिएगा मेरे हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई हैं, मेरे रिस्ट फ्लैक्स है, मेरी एल्बो फ्लैक्स है और मेरा शोल्डर जो एडक्ट है और वो भी अंदर की ओर झुका मुड़ा हुआ है ना। ये वीडियो जो मैंने आपको बताया इससे पहले, जो आपको डिटेल दी, इसीलिए दी ताकि आप अपनी कंडीशन को समझ सकें, जैसा कि मैंने आपको इस पोजीशन में बताया। देख पा रहे हैं आप? यदि क्लियर विजन ना हो तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक इस वीडियो को फिर से आप देखकर आप अपने जो पैरालिसिस कंडीशन को और बेहतर समझ सकते हैं। मान के चलिए आप इस पोजीशन पे यदि आप देखेंगे तो आपकी जो फिंगर्स हैं पूरी एडक्ट है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो पूरी फ्लैक्स है और जो आपका जो रिस्ट है वो पूरा फ्लैक्स है, आपका जो एल्बो है वो पूरा फ्लैक्स है और आपका जो ये है आपका रिस्ट है आपको सुपिनेट है और शोल्डर आपका एडक्ट है। इस पोजीशन पे आप बहुत लंबे टाइम तक हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे आप अपनी फ्लेक्सार्स एनर्जी को तोड़ सकें, या फिर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज रहेगी जिससे आप अपने मुड़े हुए हाथ को सीधा कर सकते हैं, मुड़ी हुई उंगलियों को सीधा कर सकते हैं, खोल सकते हैं, या फिर जो रिस्ट आपका जो चिपका हुआ है उसको किस तरीके से खोल सकते हैं। देखिए, यदि मैं हर एक एक्सरसाइज पर आऊं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी कंडीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं या आप अपने कंडीशन के हिसाब से एक्सरसाइज को प्लान करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ एक्सरसाइज बता सकते हैं। यदि आप हमारे सेंटर पर विजिट करके हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे पास रहने, खाने और 2 टाइम के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। दो टाइम ट्रीटमेंट जिसके अंदर 6 से 7 घंटे तक आपको हर एक जॉइंट पर, हर एक मसल पर, हर एक नर्व पर काम करके एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे आप अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट यानी एक्सरसाइज की ओर, कि हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम अपनी जो कंडीशन है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज बेसिकली हम फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए करेंगे, ताकि जो आपकी मसल इनएक्टिवेट है या फिर मसल टाइट हो गई है या नर्व इनएक्टिवेट है या फिर आपके जो जॉइंट है वो फ्यूज हो गए हैं, इन एक्सरसाइज से वो धीरे धीरे लूज होने लगेंगे और मसल और नर्व आपकी एक्टिवेट होने लगेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको क्यों बताया था। सबसे पहले आप अपनी कंडीशन को समझिए। आपकी पोजीशन अभी मान के चलते हैं इस पोजीशन पे है, ठीक है। अब यदि आप देख पा रहे हैं तो आपका एल्बो मुड़ा हुआ है, यानी एल्बो का फ्लेक्शन है, आपके रिस्ट का फ्लेक्शन है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो पूरी फ्लेक्स्ड है और जो आपका कंधा है कुछ इस तरीके से आपसे बॉडी से चिपका हुआ है, यानी उसका एडेक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पूरे वो मूवमेंट करने हैं जिसके कारण हमारा पूरा जो हाथ है वो खुले। जैसे हमारा जो हाथ मुड़ा हुआ है हमें इसको खोलना है, ठीक है, खोलना है तो इससे क्या होगा, हमारी बाइसेप जो कि टाइट हो चुकी होगी उसके अंदर खिंचाव आएगा। दूसरा क्या, हमारे जो रिस्ट है वो जो मुड़ा हुआ है उसको सीधा करना है। तीसरा, हमारी फिंगर्स को खोलना है। चौथी, हमारी जो फिंगर्स आपस में चिपक रही हैं उसको खोलना है। पांचवी जो एक्सरसाइज होगी हमारी, वो हमारी शोल्डर को दूर लेके आना है, ताकि जब आप खड़े रहें या फिर जब आप चलें तो आपका कंधा आपकी बॉडी से ना चिपके। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, 5 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी इस पोजीशन को खोलने का काम करेगी। ठीक है, पहले में हम क्या करेंगे, पहले में हम एल्बो को खोलेंगे, दूसरे के अंदर हम रिस्ट को खोलेंगे, एल्बो को खोलेंगे, रिस्ट को खोलेंगे। तीसरे में हम क्या करेंगे, फिंगर्स को खोलेंगे। चौथे में फिंगर्स को दूर करेंगे। पांचवे में हम जो हमारा शोल्डर चिपका हुआ उसको दूर करेंगे। तो इस पोजीशन से और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कंडीशन है वो थोड़ी बेहतर बनेगी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है,
पहली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम पूरे हाथ को इस तरीके से, यदि आपका हाथ है उसको सबसे पहले सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद उसको कुछ इस तरीके से गोल घुमाएंगे। क्या करा हमने, इसको हमने इस पोजीशन पे था, इसको हमने सीधा करा। सीधा करने के बाद हमारे रिस्ट को सीधा करा और इसको घुमा दिया। ठीक है, कैसे करेंगे ये करके दिखा दिया मैंने। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे करेंगे, जो आपकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं, जैसे मान के चलिए इस पोजीशन पे मैंने होल्ड कर लिया, अब मुझे पेशेंट की उंगली खोलनी है, तो मैं क्या करूंगा, अंगूठे से इस, जैसे मान के चलिए इसको खोलना है, तो अंगूठे से इस जॉइंट को स्टेबल करूंगा। इस जॉइंट को स्टेबल करने के बाद इसको खोलने का काम करूंगा। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, यदि मैं आप बोले तो मैं इसको टेढ़ा करके दिखा देता हूँ। बाकी की उंगलियां हमारी पूरी मुड़ी रहेंगी और जो बड़ी उंगली है वो कुछ इस तरीके से हम खोलेंगे। ठीक है, इसको कम से कम 50 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को करने से होगा क्या, ठीक है, ये जो हमारा जॉइंट जो फ्यूज हो चुका था, जो फ्रीज हो चुका था, जो टाइट हो चुका था, उससे इस एक्सरसाइज के कारण फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और जो भी इसके अंदर फ्रीज हुआ था वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। मसल में खिंचाव आने के कारण आपकी मसल भी लूज होगी, जिसके कारण आपकी जो फिंगर्स इस तरीके से मुड़ रही थी वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। आप क्या करेंगे, आप इसको, यदि आपकी पोजीशन ये है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से खींचना है। अब इसके अंदर आपको गलती क्या नहीं करनी है, मैं आपको गलती बता देता हूँ। कई पेशेंट क्या करते हैं, जब इस एक्सरसाइज को करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं इसे, जो कि बहुत गलत होता है। देखिए, यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस जॉइंट के लिए कर रहे हैं उसी जॉइंट पर लोड आना चाहिए, किसी और जॉइंट पर लोड नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी जॉइंट को हमें मूव करना है उसके आगे और पीछे के जॉइंट को स्टेबल कर देंगे। जैसे मान के चलिए हमें इस जॉइंट को मूव करना है, तो हमें इस जॉइंट को स्टेबल करना पड़ेगा, इस जॉइंट को रोक के रखना पड़ेगा, तब जाकर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से खींचते रहते हैं, जिसके कारण उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। हम क्या करेंगे, हमने इसके यहाँ पर एल्बो को, रिस्ट को और जो अदर फिंगर्स है उसको स्टेबल करा और इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अब इसके रेपिटेशंस कितने करने हैं, हम जितनी भी एक्सरसाइज को बताएंगे उसके कम से कम आप 30 रेपिटेशन से शुरुआत कीजिएगा। यदि आप स्टार्टिंग में आपको करने में दिक्कत आ रही है तो आप 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उसको एक बार में ही 30 बार रेपिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। अब इसको कितने टाइम तक करना है, आप इसको 50 टाइम भी कर सकते हैं, 100 बार भी कर सकते हैं, ये पेशेंट की कंडीशन और सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पर रिस्ट को स्टेबल करा और अदर फिंगर्स को स्टेबल करा और उनको मूव करा। ठीक है, इस तरीके से मूव करा। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं नेक्स्ट उंगलियों की ओर आऊंगा। जैसे मान के लिए अब आती है हमारी सेकेंड उंगली। ठीक है, यह मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर्स को क्या करूंगा, इसको यदि मुझे मूव करना है तो आसपास की जो फिंगर्स है उसको स्टेबल करूंगा इस तरीके से, ताकि जिस जॉइंट, जिस मसल्स पे मुझे खिंचाव चाहिए उस पर प्रॉपर खिंचाव और मूवमेंट हो। ठीक है, इस तरीके से मैं परफॉर्म करूंगा। सेम ऐसा ही मैं सारी उंगलियों को लूंगा। देखिए, ठीक है, ये हो गया। इसका रेपिटेशन मैंने आपको बता ही दिया, कितना करना है आपको, 30 से 50 बार से शुरुआत करनी है, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी हो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक दिन में कितनी बार परफॉर्म करना है, यदि आपको स्टार्टिंग में इसको परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको एक दिन में एक बार एक रेपिटेशन के साथ कर सकते हैं, मतलब एक दिन में 30 रेपिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है और आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगता है, वैसे वैसे आप इसकी रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। एक दिन में 50 कर सकते हैं, एक दिन में 2 बार कर सकते हैं, 2 बार परफॉर्म कर सकते हैं, ये आप अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हाँ, इसको यदि आप ऐसा मत कीजिएगा, यदि आप 30 बार नहीं कर पा रहे हैं, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके जॉइंट के अंदर खिंचाव बहुत ज्यादा आने के कारण उसमें इंजरी भी हो सकती है। तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से ही इस एक्सरसाइज के रेपिटेशन को परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है, पहले हमने एक्सरसाइज क्या करी, फिंगर्स को खोलने के लिए। अब मान के चलिए हमारी फिंगर्स खुल गई, अब हमारा नेक्स्ट काम होता है इसको दूर करने का। ठीक है, जैसे मान के चलिए इस पोजीशन में आप थे, तो अब हमारा नेक्स्ट काम होता है फिंगर्स को खोलने का। खुल गई, खुलने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है इसको दूर करने का। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि सर हमारी फिंगर्स खुल गई हैं, इतनी खुल जाती है लेकिन हम कोई काम कर नहीं पाते। क्यों, कैसे कर पाएंगे जब आपने उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करी नहीं। यदि आपको रिकवरी चाहिए तो आपको हर एक जॉइंट पर काम करना होगा। जैसे मान के चलिए आपकी मुट्ठी बंद थी, आपने खोला और नेक्स्ट आप इसकी स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसको इन उंगलियों को दूर दूर
करना पड़ेगा, तब जाकर ही आप कोई एक्टिविटीज कर पाएंगे या फिर कोई टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। अब मान के चलिए हमने इसको इस तरीके से खोल लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी इसके लिए, इसको दूर करने के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जिस जॉइंट के अंदर हमें मूवमेंट चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसको स्टेबल, उसको मूव करेंगे और बाकी के जॉइंट को स्टेबल करेंगे। जैसे मान के चलिए मुझे इस जॉइंट पे मूवमेंट चाहिए था, तो मैंने दूसरे जॉइंट्स को स्टेबल करके इसके अंदर खींचा खींचा इसको कुछ इस तरीके से खींचा, ठीक है। इस तरीके से मैं खींचूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको गलती क्या नहीं करनी है, जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो उंगलियां मुड़ी नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से खींचते हैं, जिससे कारण क्या होता है, जो प्रॉपर खींचा है पूरी उंगलियों में नहीं आ पाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी उंगलियों को स्टेबल करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखकर, दोनों उंगलियों को स्ट्रेट कर इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में धीरे धीरे खींचेगा, एकदम से मत खींचेगा, नहीं तो जर्क भी लग सकता है। तो जितना आप कैपेसिटी है उतना ही खींचेगा। सेम ऐसे हम नेक्स्ट उंगली के साथ करेंगे, ठीक है। दोनों उंगलियों को स्टेबल करी, फिक्स करी और फिर इसके बाद हम इसको खींचेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो जॉइंट्स है वो धीरे धीरे खींचेंगे, आपकी जो मसल है वो धीरे धीरे खींचेंगे और प्रोप्रियोसेप्शन भी आपका जनरेट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कि नेक्स्ट जॉइंट के लिए सेम ऐसे ही हम थंब के लिए और इस फिंगर्स के लिए करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने फिंगर्स को खोलने के लिए कर लिया, हमारे हाथ को खोलने के लिए कर लिया। अब आते हैं हमारे रिस्ट की बारी। रिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, रिस्ट यदि आपका इस तरीके से मुड़ा रहता है तो हम क्या रिस्ट को स्टेबल कर कर उसको पीछे की ओर खींचेंगे, ठीक है। और खींच के उसको 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी सेकंड जॉइंट के लिए स्ट्रेचिंग है और एक्सरसाइज है ना। ये इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेबल करा और फिंगर्स को पीछे की ओर लेकर जाकर खींचेंगे। ये हो गया हमारा नॉर्मल वे में। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करने लगे वैसे ही आप क्या करेंगे, फिंगर्स को पूरी खोलकर रिस्ट को स्टेबल करेंगे। रिस्ट को स्टेबल करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से पकड़कर और पीछे की ओर खींचेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें गलती क्या नहीं करनी, जो हमारी फिंगर्स यदि मुड़ी हुई है तो हमें उसको सीधा रखना पड़ेगा, तब जाकर ही इस पाम एरिया के अंदर आपको खिंचाव आएगा, तब जाकर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब लोग गलती क्या करते हैं, रिस्ट को स्टेबल भी कर लेते हैं और स्टेबल करने के बाद जब वो हाथ को ऊपर उठाते हैं तो वो देखिए किस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मुड़े, जिसके कारण है ना प्रॉपर इन एरिया में खिंचाव नहीं आ पाता, जिसके कारण पेशेंट की उंगलियां मुड़ी देती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेबल किया, फिंगर्स को स्टेबल किया पूरा, ये जो जॉइंट्स मुड़ रहे हैं इनको इस तरीके से दबाया और इनको पीछे की ओर लेके गए। ऐसा आपको कितनी बार होल्ड करके रखना है, 30 सेकंड तक होल्ड करना है और एक बार में 3 बार इसको परफॉर्म करना है, मतलब 90 सेकंड तक आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है। करने के बाद अब आते हैं हमारे सुपिनेशन और प्रोनेशन। मैंने आपको किस तरीके से खोलना है वो बता दिया। अब आते हैं सुपिनेशन और प्रोनेशन की ओर कि हम उसको किस तरीके से वापस मूवमेंट को लेके आएंगे, ठीक है। देखिए मान के चलिए पेशेंट की मुट्ठी बंद है, ठीक है। ये हमारे तीसरे एक्सरसाइज बता रहे हैं। यदि पेशेंट की मुट्ठी बंद है और इस तरीके से जॉइंट मुड़ा रहता है तो हमारा सबसे मेन काम होता है एल्बो को स्टेबल करना, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है वो एल्बो और रिस्ट की बोन के कारण ही परफॉर्म कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ पे एल्बो को स्टेबल करा, आपने यहाँ पर रिस्ट को स्टेबल करा। रिस्ट को स्टेबल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से हाथ को घुमाना है। जब आप इस हाथ को घुमाएंगे तो आपको 2 जगह पेन फील होगा, एक तो इस एल्बो की जगह पर और दूसरा आपको रिस्ट की जगह पर। और ऐसा यदि पेन होता है तो आप घबराइएगा मत, धीरे धीरे आप जैसे जैसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे आपका जॉइंट भी लूज होने लगेगा और जो आपको जो दर्द हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, हम किस तरीके से इस मूवमेंट को खोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट के भाई, हमारा ये हो गया, हमने उंगली खोलने का कर लिया, हमने उंगली को दूर करने का कर लिया, हमारी जो रिस्ट मुड़ी रही थी उसको खोलने के लिए कर लिया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद हमने क्या करा, एल्बो को सुपिनेशन और प्रोनेशन हमने रिस्ट का बता दिया जिससे आपको इजी हो, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ इसको, जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो तो दोनों स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एंड पर ले जाकर इसको 30 सेकंड तक होल्ड कीजिएगा। 30 सेकंड के होल्ड करने के बाद आप इसको एक दिन में 3 रेपिटेशन कर सकते हैं, मतलब 90 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं।
इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका दर्द और जो टाइटनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, यदि हमारा हाथ मुड़ा रहता है तो जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं पेशेंट का हाथ मुड़ा रहता है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से खोलेंगे। ये बेसिकली दो चीजों के कारण होता है। पहला होता है हमारी जो एल्बो की मसल है बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक वो एक ही पोजीशन पर रहने के कारण हमारी जो बाइसेप मसल है वो टाइट हो जाती है और हमारी जो ट्राइसेप की जो मसल है वो वीक हो जाती है बहुत लंबे टाइम से खिंची हुई होने के कारण। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या रहेगा, यदि मैं सीधे करने की बात कर रहा हूँ तो हमारा मोटिव अभी बाइसेप को लूज करने का रहेगा, उसको स्ट्रेच करने का रहेगा। ठीक है, अब उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए पहले तो आप सबसे एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने हाथ को इस तरीके से पीछे की ओर खींच के रखें और इसको कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखें तो आपकी बाइसेप स्ट्रेच हो जाएगी। फिर भी आप चाह रहे हैं कि इसको और एडवांस में करें तो आप क्या करें, पेशेंट को साइड लाइन में लेके थोड़ा करवट ले लीजिए, पेशेंट को करवट दिलाकर कुछ इस तरीके से स्ट्रेच देंगे। किस तरीके से स्ट्रेच देंगे, पेशेंट का जो कंधा है यहाँ पे एल्बो है, यहाँ पे रिस्ट है, एक हाथ आपका रिस्ट की ओर रहेगा, दूसरा आपका एल्बो की ओर रहेगा, क्योंकि जब हम इस एक्सरसाइज या स्ट्रेच को परफॉर्म करेंगे तो आपका एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, तब जाकर ही आपकी मसल में खिंचाव आएगा। क्या करेंगे आप यहाँ पर स्टेबल करेंगे, स्टेबल करने के बाद हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, पीछे की ओर लेके आने के बाद जो ये रिस्ट है आपका कुछ इस तरीके से इसको खोलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, पेशेंट को पूरे यहाँ से लेके एल्बो से लेके यहाँ से बाइसेप से लेके एल्बो तक और एल्बो से लेके उसके पाम एरिया तक पूरे में खिंचाव आएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त ये ध्यान रखिएगा पेशेंट का कंधा डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। यदि पेशेंट का कंधा डिसलोकेट होता है तो आपको एक हाथ यहाँ पर स्टेबल करने के लिए भी चाहिए होगा, तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हाथ को पीछे की ओर लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको बाइसेप पे स्ट्रेच आएगा। ठीक, अब इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, कहीं से मुड़ा नहीं होना चाहिए, रिस्ट आपके पीछे की ओर खींची होनी चाहिए, फिंगर्स आपके पीछे की ओर खींची होनी चाहिए, शोल्डर आपका स्टेबल होना चाहिए और जब आप इसको पीछे लेके जाएं तो पेशेंट की पोजीशन स्टेबल होना चाहिए। पेशेंट ना ही आगे जाना चाहिए ना ही पीछे जाना चाहिए, ना ही पेशेंट की पोजीशन गड़बड़ होनी चाहिए। यदि पेशेंट की पोजीशन गड़बड़ रहेगी तो आपको रिजल्ट में बहुत ही दिक्कत आएगी। ठीक, ये हो गया साइड लाइन में, सीधे लेट जाइए। अब यदि आप इस एक्सरसाइज को सीधे रहकर परफॉर्म कर रहे हैं तो एक जो पेशेंट बहुत बड़ी गलती करता है, जब आप इसको सीधा करते हैं तो आपके जो कंधे होते हैं वो उचकते हैं, इस तरीके से उचकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको नीचे की ओर दबाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो खिंचाव होगा पूरा बाइसेप, एल्बो और आपके फोर आर्म और फिंगर्स पे प्रॉपर आएगा। ठीक है, ये होगा हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में आएगा हमारा शोल्डर की एक्सरसाइज। ठीक, अब आते हैं हमारे शोल्डर के और शोल्डर के अंदर जो हमारा शोल्डर चिपका हुआ रहता है, देखिए उसको खोलने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन मैं आपको कुछ एक आध एक्सरसाइज बता देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा इसको कर सकें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको रेंज में लेके आना पड़ेगा। रेंज कैसे लेके आएंगे, यदि आपका शोल्डर चिपका हुआ है सबसे पहले आपको उसको दूर लेके जाने वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में पे हो सकता है पेशेंट का हाथ यहाँ तक भी ना जा पाए, लेकिन आप जैसे जैसे इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे पेशेंट की रेंज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमारा मोटिव ये होगा इस एक्सरसाइज में कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो धीरे धीरे खुलने लगे। एक एक्सरसाइज से वो पूरा तरीके से नहीं खुलता, ये सिर्फ ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिससे आप अपने शोल्डर को खोलने की शुरुआत कर सकें। ठीक है, क्या करेंगे आप, एक हाथ आपका कहाँ रहेगा, एक हाथ आपका एल्बो पर रहेगा, दूसरा ये जो हाथ है आप अपने अपने एरिया से अपने कोनी से अपने आप से दबा सकते हैं, और जब आप इसको दूर लेके आएंगे तो आप इस तरीके से पीछे की ओर खींचेंगे। ध्यान रहे यदि आपका शोल्डर डिसलोकेट है या फिर सबलक्सेट है तो आपको अपने हाथ को कंधे पर रखना जरूरी रहेगा, नहीं तो कंधा आपका खिसक भी सकता है या फिर कंधे में आपको दर्द भी हो सकता है। अब धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिएगा। ये थी कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में थोड़ी मदद करेगी, एल्बो की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी फिंगर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। बहुत से पेशेंट मुझसे बोल रहे थे कि सर हमें कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज बताइए जिससे हम अपनी कंडीशन को थोड़ी सी बेहतर बना सके,
हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, या फिर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहां पर फिजियोथेरेपी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो के अंदर आपकी सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज है। इसके बाद जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्स आता है वैसे वैसे आपकी एक्सरसाइज चेंज होती है, आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज होता है। ये बेसिक सी एक्सरसाइज है जो कि हर पैरालिसिस पेशेंट घर पर कर सकता है। जैसे जैसे आपको इससे रिजल्ट मिलने लगे वैसे वैसे आप अपनी एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस की कंडीशन से सरवाइव कर रहे हैं। इस वीडियो में यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारे सेंटर पर आकर ट्रीटमेंट लें, तो आप हमारे सेंटर पर आकर हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर रहने, खाने और 2 टाइम की ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल है। आपको हम 1 महीने में वो रिजल्ट दे देंगे जो आपको 2 साल 3 साल में भी देखने को नहीं मिला। हम हर उस मसल, उस जॉइंट पर काम करते हैं जिससे आपकी पैरालिसिस की कंडीशन बेहतर बन सके। उस मसल्स पे काम करते हैं जिस पे जो मसल बहुत ही ज्यादा टाइट हो गई हो, उस नर्व पर काम करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट